ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमपीएसआई प्रीलिम्स में हिस्ट्री के पीवाईक्यू, जिसमें मैं आपकी 2 क्लास ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें 16 जनवरी और 17 जनवरी के पेपर हो चुके हैं। आगे भी अब मैं करवाऊंगी। 4 शिफ्ट के लगभग हो चुके हैं, 8 शिफ्ट के बाकी हैं, जिसमें आज हम देखेंगे। तो इसमें हम आपको डिटेल पीवाईक्यू एनालिसिस तो होगा ही होगा, जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी डिटेल आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस पर डिस्कशन होगा। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। हमारी आदत में नहीं है, हम लोग क्या है वन लाइनर टाइप फैक्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री में। स्पेशली कॉन्सेप्ट बेस्ड आए तो ज्योग्राफी में बन जाते हैं, लेकिन यदि हिस्ट्री में आएंगे तो उनको डील करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो क्वेश्चंस के उसमें हमको क्या हिंट मिलेगा आंसर्स के लिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का सोर्स एनसीईआरटी ही है, तो आप उससे भी मैं आपको यहाँ पे कोरिलेट करके बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं, या फिर आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एमपी हिस्ट्री पीवाईक्यू रहेंगे, जो एमपीएसआई के क्वेश्चंस रहे हैं। और आपको ये सीरीज यदि पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसके मैंने एमपीएसआई में जो ज्योग्राफी के जो ऑल क्वेश्चंस रहे हैं 12 शिफ्ट के, उसका एक 1 शॉर्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, ये कौन कौन से टॉपिक्स का वेटेज कितना है वो बता चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता को अक्सर समानतावादी प्रकृति वाली कहा जाता है, जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं से बिल्कुल भिन्न थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, इसका कारण है, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें है कि यह निष्कर्ष मुख्य रूप से इस तथ्य से निकाला गया है कि यहाँ विशाल शाही या धार्मिक महल मंदिर नहीं थे। प्रमुख स्थलों पर घरों के आकार व सुविधाओं में अपेक्षाकृत समानता थी। इसमें हमको देखना है कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा कथन कारण में पूछा कौन सा सही है, सबसे पहले हमको वो मार्क करना है। तो आपने पढ़ा होगा जितना भी, तो हड़प्पा सभ्यता में आपको कहीं पे भी असमानता देखने को नहीं मिली है, कि कहीं पे उच्च वर्ग या निम्न वर्ग जैसा कॉन्सेप्ट हो, या फिर लोग अलग अलग रह रहे हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये समकालीन सभ्यताओं से बिल्कुल क्या रहेगी आपकी, बिल्कुल भिन्न है, और ये समानतावादी प्रकृति वाली रहेगी। तो ये आपका ठीक सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इसका कारण है, इससे मुख्य निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे कंक्लूजन, कि वहाँ विशाल शाही धार्मिक महल मंदिर नहीं थे, और घरों के आकार सुविधाओं में अपेक्षाकृत समानता थी। क्योंकि आपने जब देखा होगा प्रॉपर टाउन प्लानिंग जो हुई है, वहाँ पे नगर नियोजन जो रहा है वो सभी के लिए सेम था। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि दोनों कथन और कारण सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन कला के संदर्भ में सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा की विशेषता निम्नलिखित में से किस रूप में पहचानी जाती है। जो गुप्तकालीन जो सब रहा है कला, उसमें आप देखो गुप्तकाल आपका हिस्ट्री के उसमें स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें यदि हम देखेंगे आपका सारनाथ मंदिर के सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा वाले में, तो ये रहती है आपकी पारदर्शी, शरीर से चिपकी हुई वस्त्र शैली और ध्यानमग्न अभिव्यक्ति होती है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी प्रतिमा की विशेषता हो जाएगी सारनाथ बुद्ध वाली प्रतिमा की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी को, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक रही है आपकी 11th क्लास में, जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, उसमें आया है आपका। कुछ चैप्टर्स यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पॉलिटी ज्योग्राफी और एनसीईआरटी की, वो मैं आपको यहीं यूट्यूब पे करवा दूंगी यदि आप लोग की डिमांड रहेगी तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपका एनसीईआरटी से लिया है। मैंने बार बार यहाँ पे पीडीएफ या फोटोज नहीं लगाई हैं, मैं डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको निःशुल्क रूप से पीडीएफ भी मिल जाएगी, और इनकी डेली वहाँ पे करंट अफेयर के अपडेट भी आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकेंजी का हो जाएगा 1815। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैरायटी क्वेश्चंस की मिलेगी, फैक्चुअल भी रहेंगे, स्टेटमेंट वाइज भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में मुद्रा सुधारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उसके अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि इल्तुतमिश रजत टंका और ताम्र जिंदल की शुरुआत की थी, जिससे द्विमुद्रा प्रणाली स्थापित हुई।
तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि इल्तुतमिश ने रजक टंका चलवाया था, ताम्र जीतल की शुरुआत की थी। फिर नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी ने रुपया जारी किया था जो बाद में शुद्ध चांदी का सिक्का था और आधुनिक भारतीय रुपये का आधार बना। देखो ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन में फिर कन्वर्ट होता गया आपका आगे चल के, कि आगे चल के ये रुपया ही क्या किस में कन्वर्ट हो गया, रुपये में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे कि अकबर टंका को समाप्त कर एक नई स्वर्ण मुद्रा मोहर को मानक मुद्रा के रूप में शुरू किया और चांदी को बंद कर दिया। ऐसा कहीं पे भी हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। तो ओवरऑल आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें कि वैदिक काल में आर्थिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करी, सारे क्वेश्चंस में आपके एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ यदि 10 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें 2 में तो काम करेगी। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं उनमें यदि आप 2 क्वेश्चन पे आप सही आंसर लगा पाओ सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पेपर में तो एक ही क्वेश्चन भी मायने रखता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में निष्क का प्रयोग केवल, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आएंगे जैसे केवल मतलब ओनली, हमेशा, ऑलवेज, ये सारे जो वर्ड है या फिर सर्वव्यापी, इस तरीके के जो शब्द है ना मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं, एक्सट्रीम शब्द हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया केवल, तो ओवरऑल ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। अब जब एक ऑप्शन गलत है तो हम इस पे कौन कौन से ऑप्शन को कट कर सकते हैं ये देखिए। तो इसमें ऑप्शन पे है 1 और 2, और जगह कहीं पे 1 है क्या, नहीं है। तो 1 और 2 में आपका ये वाला कथन गलत हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट वाला। सेकंड पूछा है आपसे, इस पे हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है लौह श्याम या कृष्ण आयस का व्यापक उपयोग केवल प्रारंभिक वैदिक काल में हुआ जिससे कृषि क्रांति हुई। तो यहाँ भी क्या है आपको देखो, ये मैं बता दूं कि इसका प्रयोग आपका वैदिक काल में नहीं हुआ है लोहे का, इसका प्रयोग हुआ है आपका उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल भी दिया हुआ है, यदि आपको ये नहीं भी पता होता तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते आपके गलत। सही पूछा है इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका कि गविष्टि उत्तर वैदिक काल में सामान्य जनता वैश्य द्वारा राजा को दी जाने वाली कर भेंट है। नहीं भाई, गविष्टि जो गाय के लिए जो युद्ध होते थे पहले वो है, तो ये युद्ध है ना कि ये भेंट है, उपहार है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके तीनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे गलत। इसमें पूछा क्या है कौन से सही है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप 2 ऑप्शन पे तो पहुंच ही चुके थे एटलीस्ट, जब आपको नहीं पता था। गविष्टि बहुत कॉमन टर्म है, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में जो टर्म रही हैं वो आप जरूर देख लें, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन को कि मौर्यों से ठीक पहले नंद वंश के बारे में कौन सा कथन सही है। अभी एक बात याद रखेंगे, आप सबको पता है हिस्ट्री में मौर्य वंश से पहले क्या आता है, नंद वंश। लेकिन क्वेश्चन पे यदि जो पहले लिखा होता है हमारा ध्यान उसी पर ही जाता है कि हो ना हो उसके बारे में पूछा है। नहीं, ये क्वेश्चन नंद वंश के बारे में है, ना कि मौर्य वंश में। ये सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों की साइकोलॉजी से खेलने के लिए। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, सही है, तो आपको स्टेटमेंट जो है वो मौर्य वंश से नहीं देना है, नंद वंश से बताना है आंसर्स। पहला ऑप्शन है आपका उन्हें प्रथम विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो उन्हें प्रथम आपका मौर्य ने दिया था, ना कि नंद वंश ने, ये आपको याद होगा। ठीक है, यदि पढ़ा होगा तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। जब फर्स्ट ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि क्या पूछा था, फर्स्ट गलत है या सही है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑटोमेटिक बिना पढ़े ही आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवरऑल मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बिना पढ़े ही या फिर एक ऑप्शन आता है तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन भी होते हैं। अभी इतने टफ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं कि हम ऑप्शन ना निकाल पाए। ठीक है, तो ओवरऑल एक गलत हुआ, तो आंसर आपका ऑटोमेटिक निकल गया 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीसोपोटामिया से कौन सी 2 नदियां जुड़ी हुई हैं। तो ये आपको पता है मीसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर रही है, आपकी मिस्र में रही है। और हम यहाँ पे देखेंगे, अब यदि देखो मिस्र में रही है, गंगा नदी मिस्र में है या भारत में है, तो ये भारत में है, तो ये ऑप्शन आपका कट। सिंधु नदी भी आपके भारत पाकिस्तान की बाउंड्री पे है, तो ये ऑप्शन भी कट। फिर अमेजन नदी जो है आपकी साउथ अफ्रीका में है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट। तो फिर कौन सा बचता है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। तो ऑटोमेटिक आप थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी में लोकेशंस पता होंगी तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो कहीं क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन कहीं का ज्ञान कहीं पे आपका यूज हो जाता है।
तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। नेक्स्ट है आपका पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है, ये आपका एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इनक्रिप्शंस, ठीक है, ये इससे है आपका अभिलेखों का अध्ययन है पुरालेख, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया है जो क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर रहेगा ना, उसी वर्ड रहेगा वही आंसर होता, पुरालेख अभिलेख मिलता जुलता है, यही आंसर हो जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में दिया है, ये घटना चक्र में भी दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका श्वेतांबर आगम का अंतिम संपादन किस जैन परिषद में किया गया है। तो ये हुई थी आपकी जैन परिषद किस में हुआ था, तो ये हुआ था आपका बल्लभी में। और बल्लभी कहाँ है, तो बल्लभी है आपका गुजरात में, ठीक है। अच्छा, इस संगीत की यदि बात करें, ये इसमें किस परिषद की, तो इस परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस परिषद की जो अध्यक्षता है वो की थी आपके देवर्धिनी क्षमा श्रवण ने। किसने की थी, देवर्धिनी क्षमा श्रवण ने, ठीक है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी इस परिषद की, ठीक है, क्षमा श्रवण इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, ठीक। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और व्यवसायी वर्ग के समर्थन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा क्या है, पहले हम वो देखेंगे। तो पूछा है आपका कौन सा सही है, तो हम इसमें देखेंगे जीडी बिरला और जमनालाल बजाज जैसे प्रमुख उद्योगपति महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा कि जमनालाल बजाज का ही केस लड़ने गांधी जी अफ्रीका गए थे। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का कराची प्रस्ताव 1931 के मौलिक अधिकारों पर व्यवसायी वर्ग को राष्ट्रीयकरण से सुरक्षा का आश्वासन देता था। तो ये भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन है आपका 1944 में बॉम्बे योजना अग्रणी उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई थी। तो ये भी सही है आपका, लेकिन जो कांग्रेस की दृष्टि से आलोचक थे, देखो उद्योगपति कांग्रेस के कभी भी आलोचक नहीं रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जब देश बन रहा था उस समय उद्योगपति आलोचक नहीं थे, समर्थक थे। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। तो जब थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन भी कट, ये ऑप्शन भी कट, ओवरऑल बच जाता है। जब दूसरा भी सही है तो ऑप्शन आ जाता है आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारत की लघु चित्रकला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा सही है। आपको करना क्या है, इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे पहले बूंदी कोटा शैली अपनी जीवन चौगान पोलो खिलाड़ियों की चित्रण शैली और स्थान की अनूठी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जहां अग्रभूमि और पृष्ठभूमि अक्सर मिल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जनरल है और वो सही है, ठीक है। हालांकि चित्रण जो शैली है आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। फिर आएगा आपका मेवाड़ शैली राणा उदय के द्वितीय के अधीन फारसी सूफीवाद शैली का गढ़ बनी रही, जिसे जानबूझकर किसी भी स्वदेशी राजपूत विषय को अस्वीकार कर एक सर्व इस्लामी पहचान प्रस्तुत की। देखो सर्व आया यहाँ पे, एक्सट्रीम वर्ड है ये, सर्व मतलब सभी के लिए पहचान, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत। फिर है कांगड़ा शैली की गीतात्मक और रोमांटिक शैली अपने उत्कर्ष पर राजा संसार चंद के संरक्षण में पहुंची, जो कृष्ण के महान भक्त थे। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। जब दूसरा गलत था तो ये भी कट हो जाता, ये भी कट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, और फर्स्ट सही था आपको पता था, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाता। ओवरऑल हम पहुंच जाते 1 और 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है आपका अजंता ईसा पूर्व 2री शताब्दी और 6ठी ईसा शताब्दी मुख्यतः बौद्ध चैत्य विहारों पर केंद्रित है, जिनमें जातक कथाओं के भित्ति चित्र फ्रेस्को हैं। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। फिर है आपका एलोरा जो 11वीं शताब्दी की है, विशिष्ट रूप से हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म की आपको गुफाएं मिलती हैं अलग अलग फ्लोर पे, और कैलासा मंदिर की ऊपर से नीचे की खुदाई शामिल है। तो आपको तीनों धर्म के हैं इसमें, ये भी सही है। थर्ड है आपका एलिफेंटा गुफाएं भिन्न है क्योंकि वे समुद्री क्षरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। इनमें महेश मूर्ति जैसे शैव उत्कीर्णन है। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। लेकिन पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग वाला। ये सबसे इजी होते हैं, हिंट मिलती है इसमें। एक क्वेश्चन एक बनेगा तो आपसे सारे बन जाएंगे। देखो इसमें आप यदि चारों पढ़ेंगे,
चारों में से यदि आपको कोई भी समझ में आता है, जैसे अर्थशास्त्र है, हम पहले ये वाले पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट पे अमात्य है, फिर है गुण पुरुष, फिर है आपका राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करना, फिर चौथा है आपका गणमुखी या संघ मुख्य। देखो इनको ऑप्शन में पढ़ लें तो अमात्य या मंत्रण, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र देख लेते हैं सबसे पहले। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, आपको ये पता होगा, ए पे है अर्थशास्त्र, फिर दूसरा है आपका बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। गुण पुरुष कौटिल्य को कहा था, तो ये 2 का ए हो गया। कौन सा गुण पुरुष किसने कौटिल्य को बोलते थे, तो वो हो जाएगा आपका 2 का ए, ठीक है, 2 का ए। फिर है आपका राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित, तो ये भी आपका प्रमुख है, ये भी पता है आपको कि मगध ने किया था, मगध में हुआ था उदयन के अंतर्गत। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, 3 का हो जाएगा डी। तो ये ऑप्शन कहीं मैच हो रहे हैं कि डी का 3 और 2 का ए। तो डी 2 का ए 2 ऑप्शन में हो रहा था और 3 का डी पहले ऑप्शन में। तो ओवरऑल ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो अमात्य या मंत्रण है वो इसमें आ जाएगा, फिर ठीक है, सामान्य महाजन परिषद में, इसमें, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। बुद्ध ग्रंथ है, कौन से हैं इसमें, जो बी है, ठीक है, देख लीजिएगा, 2 से आपका ओवरऑल आंसर लेकिन निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, आप सबको पता है। उसके तुरंत बाद के नतीजों के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, हमें वो देखना है। तो इस आक्रमण का महत्वपूर्ण पहले तो हम ये देख लेंगे पूछा क्या है, सही है, फिर हम इसमें देखेंगे कि इस आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ा था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर। यदि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करें भारत में, ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। तो आप सबको पता है यहीं पे ही हुआ था युद्ध, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा इसके अधीन, जो राजनीतिक एकीकरण और अलेक्जेंडर के तुरंत वापसी के बाद हुआ और छोटे छोटे राजतंत्र गणराज्यों की कमी उजागर हुई, ये बात भी सही है। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका अलेक्जेंडर की सेनाओं का सामना शक्तिशाली नंद सेना घनानंद के नेतृत्व में झेलम और चिनाब नदियों के बीच हुआ था, जिसे प्रसिद्ध हाइड स्पीच का युद्ध हुआ। ये स्टेटमेंट आप बताएंगे सही है या नहीं है। वैसे ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अलेक्जेंडर की सेना का सामना किससे हुआ था, पोरुस से हुआ था, इससे, ठीक है। तो ये झेलम और चिनाब नदी तो ठीक है, बेतस्ता, और इसको हाइड स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ये गलत है आपका, पोरुस से हुआ था इनका, ठीक है, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरुस, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें पूछा कौन सा सही है, तो ओवरऑल आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड है बुद्ध के से संबंधित कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित किसी घटना से नहीं जुड़ा हुआ स्तूप स्थल कौन सा है। तो इसमें सारनाथ में आपको पता है इन्होंने प्रथम प्रवचन दिए थे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन सांची ये बुद्ध कभी नहीं आए, लेकिन हालांकि सांची स्तूप जो अशोक ने बनवाया था ये बहुत बड़ा स्थल है, विश्व विरासत स्थल है, जो एमपी के आपके सांची में स्थित है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका शून्यवाद के संस्थापक कौन थे। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बाकी आप जब बौद्ध धर्म पढ़ते हो उसमें भी आता है। तो शून्यवाद के संस्थापक है वो नागार्जुन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में भारतीय गणितीय लेखन का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, गणितीय लेखन का। तो आप यदि एलिमिनेट करेंगे तो आरण्यक क्या है, वेदों का उप पार्ट है, मतलब सब पार्ट है ये। कल्पसूत्र, यजुर्वेद, सल्वसूत्र, तो कल्पसूत्र भी नहीं है, यजुर्वेद आपका वेदों का ही है, ठीक है। बचता है आपका सल्वसूत्र, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सल्वसूत्र। फिर अलबरूनी का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नलियार दिव्य प्रबंधम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है 4000 पवित्र रचना। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको इसकी जो फोटोज़ हैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, नालियार दिव्य प्रबंधम, ठीक है। 4000 पवित्र रचना, ये साउथ की कोई टर्म है, उसके आधार पर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से ही है, इसमें फिर आ जाएगा आपका। तो जो जीटी रोड है हम सबसे पहले इसी पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें है जीटी रोड, जीटी रोड से मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या, हाँ यहाँ पे है प्राचीन सड़क नेटवर्क जिसकी मरम्मत की गई, जिसका उपयोग आप अंग्रेज भी करते थे। तो 2 का क्या हो जाएगा, डी, 2 का डी हो जाएगा, ठीक है।
फिर है श्वेत और मुगल, मतलब इसमें ब्रिटिश और मुगलों की बात की गई है। तो ये हम देख लेंगे कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सांस्कृतिक समन्वय का एक चरण, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी और मुगल दोनों को अपनाया गया रीति रिवाजों को। शब्दों से को भी ब्रेक करके कई बार आंसर्स निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का सी। तो फर्स्ट का सी, टू का डी कहाँ, ये तो पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है, और भी ऑप्शन में है क्या? तो फर्स्ट का सी, टू का डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है आपका ये। तो दो पढ़ना भी नहीं पड़ा आगे के और आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, दो एक दो बनते हैं, आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यवसायी वर्ग की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका पहला आ जाएगा आपका स्टेटमेंट, उनका समर्थन, व्यवसायी वर्ग की बात हो रही है। इससे पहले वाली शिफ्ट में भी व्यवसायिक वर्ग से क्वेश्चन आया था और इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उनका समर्थन मुख्यतः औद्योगिक भारत की इच्छा से प्रेरित था जो ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो, क्योंकि वे मानते हैं ब्रिटिश उद्योग स्वदेशी उद्योगों को वृद्धि को बाधित करेंगे। ये बात भी सही है। ठीक है, तो एक औद्योगिक भारत की इच्छा से प्रेरित तो था ही था। ठीक है, जिसका लॉस हुआ है इन चीज़ों से, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, तो इनका तो पार्टिसिपेटेशन इसी वजह से रहा है ताकि वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, वे गांधीवादी जन आंदोलन जैसे असहयोग और सविनय आज्ञा आंदोलन के कट्टर समर्थक थे। कट्टर वर्ड क्या है? एक्सट्रीम आ जाता है, और अधिकांश धनराशि प्रदान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका जीडी, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो असहयोग और सविनय आज्ञा आंदोलन कट्टर समर्थक थे। फिर आएगा जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे व्यक्तियों का गांधी जी से संबंध जटिल था। वे कांग्रेस को धन देते थे, लेकिन नेहरू और बोस जैसे नेताओं के समाजवादी पूंजी का प्रवृत्ति समाधान भी करते थे। देखो, संबंध जटिल नहीं था भाई, संबंध सरल था, क्योंकि उन्हीं के देखो। ठीक है, नेक्स्ट है, शायद आवाज कट गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौर्यकालीन कला और अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के संदर्भ में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों की गुफाओं का महत्व क्या है, ये देखना है हमको। तो आपको पता होगा शायद से, पढ़ा होगा तो, पर नहीं पढ़ा तो बता दूं मैं आपको। बराबर और जो नागार्जुन की गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय के लिए बनी थी। किसके लिए बनी थी? आजीवक संप्रदाय के लिए। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ आ जाएगा, तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि उन्हें अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान दिया, जिससे यह सिद्ध होता था कि उनकी सहिष्णुता बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म से आगे बढ़कर एक विषम संप्रदाय तक विस्तृत थी। ठीक है, किसके लिए बनी थी? वो आजीवक संप्रदाय के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मुगल ने सैन्य पदानुक्रम में जात और सवार मनसबों के बीच की भिन्नता जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, बाद में परिष्कृत किया, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक समस्या को हल करने के उद्देश्य से थी? तो जात और सवार के बारे में हम देखेंगे। तो जो जात था, जात शब्द जो यहाँ पे रैंक शब्द, रैंक के लिए यूज होता था, कौन सा शब्द आपका? जात। तो मनसबदारों को राज्य को धोखा देने से रोकना, ताकि वे अपने वेतन अनुदान के लिए आवश्यक घोड़ों से कम घोड़े प्रस्तुत ना कर सकें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये रैंक से रिलेटेड था आपका। ठीक है, कि कौन सी पोस्ट पर कितने रहेंगे, और सवार से मतलब था कि वो कितने, जैसे घुड़सवार, इन सब कितने घोड़े रखना है, इस तरीके की चीजें थी इसमें। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत। पूछा है सही विकल्प कौन सा है, तो एक आपका ये ऑप्शन चला जाएगा और ये थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। तो ये ऑप्शन कट, ये और एक ये ऑप्शन कट। तो दो तो मतलब दोनों में है, इट मीन्स कि दोनों तो सही, दूसरा तो सही होगा ही होगा। अब हमें पढ़ना है तीसरा ऑप्शन, इस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, ऑप्शन से भी निकाला करो कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन है सेकंड, फिर भी पढ़ लेते हैं कि मनसबदार की व्यक्तिगत वेतन और उनकी घुड़सवार टुकड़ी बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच स्पष्ट अंतर करना। पता हो या ना पता हो, ऑप्शन ने हमें बता दिया कि स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मनसबदारों को उनके सवार पद की उनकी जात पद या रैंक को बोलते थे जात, साथ संख्यात्मक समानता या निकटता के आधार पर प्रथम द्वितीय तृतीय में प्रगत मतलब वर्गीकृत करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो ये रैंक का ही था, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मितानी साम्राज्य की 15वीं ईसा पूर्व की ऋग्वैदिक समूह में प्राचीनता की महत्वपूर्ण, देखो कथन और कारण है, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पूछा है सत्य, बहुत मोस्टली मिलता नहीं है कहीं मितानी साम्राज्य वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसमें है ये कथन है, ये कारण है, इस संधि में इंद्र, वरुण और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख है, जो ये सिद्ध करता है कि इन देवताओं की पूजा एक इंडो आर्य शासक द्वारा भारतीय दोनों ही सत्य है ये वाले ऑप्शंस। ठीक है,
15वीं ईसा पूर्व मतलब आपके 15वीं BC की बात चल रही है यहाँ पे, 15वीं BC, ठीक है, जब वैदिक काल का पीरियड था तब ये मितानी साम्राज्य की बात हुई है। तो ये दोनों सही है। फिर नेक्स्ट है आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई है? आप सबको पता है ये कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है। ये डेट फैक्चुअल याद रखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी डेट है, ठीक है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी को बड़ौदा राज्य में किस पद पर नियुक्त किया गया था? ये आपका, ठीक है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ये इसमें दीवान पद पर नियुक्त किया गया था बड़ौदा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण की उपाधि प्रयुक्त होती है? तो आप सबको पता हो या ना हो, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण जैसी इसके उपाधि मिलती है, ठीक है। सतकर्णी प्रथम को, ये सातवाहन वंश से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है हम्पी में कौन सा मंदिर है जिसकी एक वेदी रथ के रूप में जानी जाती है, चैरिट के रूप में जानी जाती है? तो वो आता है आपका विट्ठल मंदिर, ठीक है। ये भी आपका NCERT में मेंशन है, ठीक है। आई होप को आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, पसंद आए तो जरूर मुझे लाइक शेयर किया कीजिए, ठीक है। और कमेंट में भी अपने फीडबैक जरूर मुझसे शेयर करें, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ठीक है। अब अगली वीडियो मेरी आगे के पार्ट में होगी, ठीक है। इसका भी 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।